हेलो एवरीवन। सो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का जितने भी लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन सभी के पास में मेल आ चुका होगा, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। और अभी अपना पूरा का पूरा जो टाइम है ना वो फोकस करना है अपना किसी भी तरह से इंटरव्यू क्रैक करने पर, क्योंकि जो हम लोग अगर बात करने वाले हैं आज जो बात करने वाला सेशन के अंदर वो जनरली EIL के इंटरव्यूज़ कैसे आप क्रैक करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और क्या पैटर्न रहता है वहाँ पर, उनका मेन फोकस किसकी तरफ रहता है और एक्चुअली में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो कॉल किए जाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग इस पर जरा थोड़ा फोकस कर लेते हैं। आपके अंदर का थोड़ा सा एक डर जो है ना वो निकालने का ट्राई करता हूँ। कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है ना, कैसे प्लान करना है, क्या अपना पूरा का पूरा स्ट्रेटजी रहती है इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, जो आप लोग इधर उधर ढूंढते रहते हैं कि सर कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ आपका मैं क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बातचीत को। सो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंदर में जो आपका पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट इस बार हो रहा है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 2022 गेट 22 के थ्रू हो रहा है आपका, ठीक है। रिक्रूटमेंट तो आपका है और इसके अंदर में जो भी आपके 21 के पास आउट, मतलब जो लास्ट ईयर के पास आउट है या फिर जो इस बार पास आउट हो रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स अप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो जो लोग भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको पता होगा। और अगर मैं बात करता हूं तो इस बार आपके पास में 6 नंबर ऑफ पोस्ट है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में, ठीक है। पैकेज बहुत अच्छा मिल रहा है इस बार, लास्ट टाइम से अच्छा पैकेज इस बार मिल रहा है। 16.8 LPA का आपको पूरा CTC आपको मिल रहा है, ठीक है। तो बेहतरीन पैकेज आपको मिल रहा है और अप्रॉक्सीमेट इतना ही पैकेज आपका गेल का रहता है, 17 LPA का गेन का पैकेज रहता है। सो पैकेज आपका अच्छा है, बट अपने को बस आप कोशिश ये करनी किसी भी तरह से अपने को इंटरव्यू क्रैक करना है, ठीक है। सो अभी मैं जो आपसे बात करने वाला हूं तो वो जनरली वो बातचीत आपकी जो है, तो वो इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ये आता है कि सर इंटरव्यू जो आपका होने वाला है तो वहां पर क्या मीडियम की कोई नीड है क्या। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इंटरव्यू के दौरान आपका मीडियम का कोई ऐसा सच बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर भी आप अगर इंटरव्यू देने अगर जा रहे हैं तो आपका इंटरव्यू के लिए कोई भी आपका मीडियम, मतलब कि आप क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे भी आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, कोई भी आपको ऐसा हैक्टिक होने की जरूरत नहीं है। बस बेसिकली आपको अपने फंडामेंटल्स और अपनी बातचीत जो है ना उन तक कन्वे करनी है एक अच्छे ढंग से, वो जरूरी है, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन जो आपका है ना एक अच्छा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, वो जरूरी होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज का ऐसा कोई बर्डन नहीं है आपके पास में। दूसरी बात ये आती है कि अगर हम लोग बात करते हैं तो इस बार 6 नंबर ऑफ पोस्ट अगर हैं तो अप्रोक्सीमेट आपका 13, 14 या 15 स्टूडेंट्स के आसपास कॉल किया गया होगा, शॉर्टलिस्ट किए गए होंगे। बिकॉज 2018 की अगर बात करते हैं गेट 2018 में, तब 15 वैकेंसीज थी। 15 वैकेंसीज में 32 स्टूडेंट्स को कॉल किया गया था, 32 स्टूडेंट्स को कॉल किया गया था और केवल 22 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू अटेंड किया था। दिल्ली में इंटरव्यू हुआ था आपका, ठीक है। तो इस बार आपके केवल 6 नंबर ऑफ पोस्ट है, पोस्ट नंबर आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो डिक्रीज हुई है। तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेट आपका जो है ना वो लगभग आपका 14 से 15 लोगों को कॉल किया गया होगा मैक्सिमम आपका, ठीक है ना। तो अब अगर कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो गेट 2018 के अंदर जो आपका लास्ट कॉल गया था, जो OBC का एक लोवेस्ट आपका जो कट ऑफ था, वो 248 रैंक 63 मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हुआ था उसका, ठीक है ना। अब वो लास्ट कट ऑफ भी था, लास्ट बंदा था, ठीक है ना। 248 रैंक 63 मार्क्स पर OBC का लास्ट कट ऑफ बंदा था जिसको कॉल किया गया था और उसका सिलेक्शन भी हुआ था, ठीक है। तो इस बार भी आप समझ सकते हैं कि लगभग जो इस रैंक के आसपास वाले हैं, लगभग मतलब कि अगर बात करता हूं तो 150 प्लस रैंक वाले OBC के एंड 100 प्लस रैंक वाले जो जनरल वाले हैं, एंड SC ST की अगर बात करता हूं तो 200 प्लस रैंक वाले जितने भी लोग हैं ना उनका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इस चीज का खास करके ध्यान रखेंगे कि जनरली आपके पास में जो भी आपकी रैंक है ना, आप कॉन्फिडेंट रहिएगा, आपको कहीं भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं कि मेरा इतना रैंक है, मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेक्शन जो है ना वो आपका इंटरव्यू पर भी फोकस करेंगे, ठीक है। और इंटरव्यू के मार्क्स भी आपके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो लगभग 200 नंबर का टोटल आपका रहता है, सब कुछ आपका टोटल मिलाकर गेट स्कोर इंटरव्यू मिलाकर के, तो उसमें कितने मार्क्स आपका जरूरी है ना, ठीक है। तो लगभग आपका कट ऑफ जाता है वो अप्रोक्सीमेट आपका 50% होना चाहिए, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। चलो जब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, काफी इंफॉर्मेशन मिल गई। सो जैसे कि अगर मैं बात करता हूं ना तो बेसिक जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किसी भी इंटरव्यू में वो आपका यही होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। तो आप खुद को इंट्रोड्यूस अगर करते हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाई चांस जिस भी कॉलेज से आप अगर बिलोंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपके कॉलेज का कोई आपका रिनाउंड आपका पर्सन अगर कोई है, तो अगर वो EIL के साथ में किसी भी तरह से अगर एफिलेटेड रहा है, अगर कनेक्टेड रहा है, सपोज मान लीजिए आपके कॉलेज से कोई भी एक्स डायरेक्टर अगर आपके EIL के सपोज प्रेसिडेंट या फिर किसी भी आपका रेप्यूटेड पोस्ट में अगर वो रहे हैं, तो जनरली थोड़ा सा कनेक्शन भी अगर जान लिया करिए कि क्या ऐसा कुछ
तो नहीं था। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है, जैसे कि RGPIT आपका है देहरादून वाला इंस्टीट्यूट, और तो यहाँ पर जनरली क्या है कि यहाँ पर कई बार क्वेश्चन, जैसे RGPIT के अंदर क्या है, EIL जो है ना वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने जाता है, गेट के थ्रू नहीं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैंपस प्लेसमेंट करता है। तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे उन्होंने। तो आपके कॉलेज से ऐसा कोई कनेक्शन तो नहीं है, तो थोड़ा सा इसको जान लीजिएगा एक्चुअली में, मतलब कि एक आपका जो सोशल कनेक्टिविटी है वो भी आपका फोकस करते हैं। दूसरा ये है ना कि पहला क्वेश्चन तो आपका इंट्रोड्यूस योरसेल्फ से आएगा, उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपका बीटेक में लगभग क्लास के अंदर कितना रैंक था, क्या क्या सब्जेक्ट आपने पढ़े, सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कौन सी बुक्स आप यूज करते थे, और आप EIL ही क्यों आना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में आएगा, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन द EIL, आप EIL ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, अदर मतलब कि प्राइवेट सेक्टर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आपका कॉलेज से प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ, अगर हुआ तो आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया। ऐसा ये जनरल क्वेश्चंस आपके होते हैं, जिनका आप कितना वाइजली आंसर करते हैं, ठीक है ना, ये अब डिपेंड करता है आपका कि सर अगर मेरा कैंपस प्लेसमेंट जो हो रहा था उसका पैकेज अच्छा नहीं था, या फिर वो कंपनी का प्रोफाइल अच्छा नहीं था, सेल्स का था, या फिर प्रोडक्शन का नहीं था, या फिर जो भी आपका रीजन आप बता सकते हैं, अगर हुआ या फिर नहीं हुआ, जैसा भी है आपके पास। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे आपका स्विच करना स्टार्ट करेंगे टेक्निकल की तरफ। पहला क्वेश्चन वो आपसे जनरली जो पूछते हैं, अभी तक का जो है एक्सपीरियंस वो ये जनरली पूछते हैं, वो आपका इंटर्नशिप से रहता है कि समर इंटर्नशिप आपने कहाँ किया, प्लस आपका जो बीटेक का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहा हूँ जनरली जो स्टूडेंट्स शेयर खुद मेरे से शेयर कर चुके हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है ना इंटर्नशिप से हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपका जो है ना वो आपका प्रोजेक्ट से हो सकता है। इनको देख लीजिएगा अच्छे से, इंटर्नशिप आपने जहाँ से भी किया है। तो सपोज मान लीजिए अगर आपने आंसर किया कि आपने इंटर्नशिप कहाँ से किया है, सपोज आपने आंसर कर दिया कि आपने कहीं से, अगर सपोज मान लीजिए IOCL किसी भी यूनिट से आपने किया है, पानीपत से या मथुरा से, या फिर किसी भी आपने रिफाइनरी डिवीजन से या पेट्रोकेमिकल से, फर्टिलाइजर से, जहाँ से भी किया है उसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो वहाँ से क्वेश्चन आपसे पिकअप करना स्टार्ट करेंगे कि जहाँ से भी आपने आपके समर ट्रेनिंग किया हुआ है, तो अगले क्वेश्चन आपके वहाँ से होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, और अगर आप नहीं भी बोलेंगे ना तो जनरली ये क्वेश्चन ऐसे कॉमन क्वेश्चन है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये ऐसे जनरली कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ से इंटर्नशिप नहीं भी करके आए तो भी आपसे पेट्रोलियम का कुछ पार्ट पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। ठीक है, अगर आपने जैसे ही बोला कि आपने IOCL, सपोज मान लीजिए आपने आंसर कर दिया, सपोज मैंने IOCL पानीपत से क्या है अपना इंटर्नशिप किया है, तो आपसे बोलेंगे कि व्हाट इज द टेम्परेचर इट इज हीटेड बिफोर इट इज पुट इनटू द कॉलम। तो अगर IOCL पानीपत के अंदर जो क्रूड आपका जब एंट्री करता है तो उसका लगभग टेम्परेचर कितना होता है CDU के पहले। तो ये सब चीजें मैं आपको बताता रहता हूँ। अगर आपने रिफाइनरी के अंदर का ट्रेनिंग किया, अगर आपने देखा है तो और अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको खुद बताता रहता हूँ कि पहले प्रीहीट करते हैं, ठीक है ना, पहले डिसाल्टिंग की जाती है, फिर प्रीहीटिंग करते हैं, तब उसको CDU के अंदर एंटर कराते हैं। तो लगभग टेम्परेचर आपका जो होता है ना 500-600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन अगर उसने मुझे पूछ दिया कि क्रूड जो आपका हीट किया जाता है तो वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है CDU के अंदर, नंबर ऑफ ट्रेस कितनी होती है CDU के अंदर। ठीक है ना, जो कॉलम IOCL कोई भी यूज कर रहा है, चाहे पानीपत हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वो आपका बरौनी रिफाइनरी हो, चाहे वो हल्दिया रिफाइनरी हो, कहीं की बात कर रहा हो, तो वहाँ पर जो CDU कॉलम यूज किया जा रहा है उसमें नंबर ऑफ ट्रेस कितनी है ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने इंटर्नशिप अगर किया है। ठीक है ना, और आप प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं, CDU के अंदर प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं, कितना प्रेशर होता है, जनरली हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट का आपका कॉम्बिनेशन होता है। तो प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट के अंदर अप्रोक्सीमेटली आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। वैक्यूम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव प्रेशर लेके चलते हैं, बिकॉज क्या करते हैं, अगर प्रेशर अगर डिक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज होता है, जिससे कि हमारा क्या होता है, जनरली आपके जो हायर बॉइलिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो लोअर बॉइलिंग पॉइंट पर ही क्या होते हैं, वेपराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो है ना डैमेज नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये हम बोल सकते हैं। लास्ट ऑप्शन उसने पूछा कि व्हाट इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ वीडियो कॉलम। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो आएगा ना वो एक्सचेंजर डेफिनेटली पूछेंगे आपसे, 100% एक्सचेंजर आपसे पूछेंगे। तो एक्सचेंजर अगर सपोज मान लीजिए आप उसके बारे में कोई प्रोजेक्ट है या फिर आपका इंटर्नशिप है, तो अगर नहीं भी है तो भी आपसे पूछेंगे। तो एक्सचेंजर क्या होता है, क्या उसका रोल होता है, डिजाइनिंग में क्या क्या उसमें लगा होता है, तो एक्सचेंजर के डिजाइन आप कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो कर्न और बेल मेथड दो आपके होते हैं, वो आप डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उनको पहले एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब वो डिटेल में आपसे पूछते हैं कि टेल मी द डिजाइनिंग प्रोसीजर, ठीक है ना, तब आप प्रोसीजर उनको बता सकते हैं कि पहले आप सेल डिजाइन करेंगे, नंबर ऑफ ट्यूब्स, ट्यूब पीस का डिजाइन, ठीक है, बफल्स, ठीक है, और कैसे प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं, क्या रेनॉल्ड नंबर होना चाहिए, ये आपका जो कर्नल बेल मेथड होता है, फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका बफल्स का क्या यूज होता है, कैसे आप हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इंक्रीज कर सकते हैं सेल एंड ट्यूब के अंदर में, और आपका एफटी फैक्टर क्या होता है। आपने एक ग्राफ देखा होगा डिजाइनिंग के टाइम पे, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, आपका एफटी वर्सेस आपका एक जे का एक प्लॉट बनता है, तो वो प्लॉट आपका ये शो करता है एक्चुअली गिवन रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पर कितना आपको एफटी फैक्टर मिलता है। ये प्लॉट आपने देखा होगा, जिनको पॉलिस में मैकैब स्मिथ के अंदर देखा होगा, तो वो प्लॉट आपसे पूछ सकते हैं वो। सो व्हाई मोस्ट ऑफ द हीट एक्सचेंजर यूज्ड इन रिफाइनरी या सेल एंड ट्यूब, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर ही क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिफाइनरी के अंदर, बाकी क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं, रीजन क्या होता है, सिंपली बता सकते हैं कि जो हम लोग क्रूड या फिर जो भी हम लोग ऑयल अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, हीटिंग या कूलिंग करना चाहते हैं, सो वो हमारे क्या कोरोसिव या एंटी कोरोसिव नेचर के होते हैं, हैंडलिंग आसान होता है, मेंटेनेंस आसान होता है। अगर सपोज मान लीजिए अगर आपका प्रॉब्लम अगर होता भी है तो ट्यूब सेट प्रॉब्लम होता है, ट्यूब सेट का रिप्लेसमेंट हमारा ईजी होता है। ये सारे रीजन आप बता सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आपसे अगर पूछ सकते हैं कि पंप, ये पंप एक ऐसा फेवरेट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम टाइम मिल जाते हैं। सो अगला क्वेश्चन आपके पास पंप से हो सकता है, तो पंप क्या होता है, एनपीएसएच क्या होता है, एनपीएसएच के अलावा कैविटेशन अगर होता है तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस आपके पंप के। बेसिकली पंप के जो एफएनटीज लॉ होते हैं, जो आपका एक्चुअल डिस्चार्ज वर्सेस थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का एक प्लॉट होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं एफएम का आपका इंटरव्यू सीरीज लेके चल रहा हूँ, वहां आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, वहां पर आपको आंसर्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ सकता है, अगर बाई चांस अगर उसका कुछ अगर अलग से कुछ पूछने का मूड हुआ तो थर्मो के अंदर एंट्री मारेगा। थर्मो के अंदर वो आपसे पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कि व्हाट हाउ टू एसी इन रूम वर्क्स, आपके रूम में एसी कैसे काम करता है, ठीक है ना, क्या उसका प्रिंसिपल होता है। तो सिंपल सभी जानते हैं, वहां पर आपका पूरा प्रिंसिपल जो है ना आईपीसी और थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड होता है, थर्मोस्टेट का आपका रोल होता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल आप समझा सकते हैं, एसी कैसे आपका रूम का काम करता है। फिर कुछ क्वेश्चंस और भी हैं एक्सचेंजर के ऊपर, अगर वो डिटेल में अगर जाएंगे ना तो कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो एक्सचेंजर आपका क्या होता है, कौन कौन से टाइप के एक्सचेंजर्स होते हैं, साइलेंट ट्यूब एक्सचेंजर का एडवांटेज क्या है, प्लेट हीट एक्सचेंजर क्या होता है, ठीक है ना, एंड उसका प्लेटेड हीट एक्सचेंजर का डिसएडवांटेज क्या है। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर आपके हैं वो कौन कौन से इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किए आते हैं, इंडस्ट्री में कौन से यूज़ किए आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सचेंजर के अंदर से। एयर कूलर्स आपके क्या होते हैं, ठीक है, एयर कूलर्स का रोल क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और आपका ट्रांसपोर्टेशन जो आपका एयर कूलर के अंदर जो एयर सप्लाई की जाती है कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है, ठीक है, उसका तरीका क्या होता है। वाटर आपका कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वाटर कूलर्स के अंदर, सभी जानते हैं ना। इसके अलावा आपका कूलिंग टावर्स की बात करेगा, एयर कूलर्स एंड एक्सप्लेन विद एन हेल्प ऑफ डायग्राम। एयर कूलर्स का आपका सर आपको एक फ्लो डायग्राम बनाना होगा, कैसे आपका फ्लो करता है वहाँ पर, ठीक है। और आपका जो एयर कूलर्स हैं और वाटर कूलर्स हैं, ठीक है ना, तो वो हम ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं, उनका रीज़न क्या होता है, ये सारे इंडस्ट्री के, मैंने बोला ना कि बेसिकली आपका यूनिट ऑपरेशन बेस्ड आपका क्वेश्चंस पूछेंगे। बेसिक फंडामेंटल्स हैं ये, कोई देखो प्रिंसिपल यहाँ पर डीप में नहीं जा रहे हैं, कोई डेरिवेशन आपसे नहीं करा रहे हैं वो, ठीक है। इसके बाद आपको एक एग्जांपल दे दिया कि हमारे पास सपोज मान लीजिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई एक फ्लूइड है, उसको कूल डाउन करना है कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो उसको कूल डाउन करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका फेस चेंज नहीं होना चाहिए। 200 से 40 पर अगर जाएगा तो फेस चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन कूलिंग करनी है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, हम वहाँ पर जो भी हमारा फ्लूइड है ना, तो फ्लूइड के हिसाब से वाटर कूलर या एयर कूलर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और आपका अप्रोच क्या होगा, एंड व्हाट इज द मिनिमम अप्रोच फ्लूइड शुड हैव, फ्लूइड के लिए मिनिमम अप्रोच क्या होना चाहिए फ्लूइड के लिए, ठीक है। तो मिनिमम हमारा क्या है, शियर फोर्स कितना काम करना चाहिए, फ्लूइड मैकेनिक्स से बेसिक से क्वेश्चन है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट एक्सचेंजर एंड द कंडेंसर, एक्सचेंजर एंड कंडेंसर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। मैं अच्छे से आपको बता चुका हूँ, एक्सचेंजर आपका जनरली जो है ना दैट इज अ हीटिंग डिवाइस, कंडेंसर के अंदर हमारा क्या होता है, जो हीट कैपेसिटी रेशियो का इन्फिनिटी होता है। फेस चेंज एक्सचेंजर आपका होता है जनरली, तो वहां पर एलएमटीडी अगर आप निकालने जाते हैं तो ये सारी चीजें आपकी जो है ना वो चेंज होती है कंपेयर टू द साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ठीक है। ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। व्हाट इज कूलिंग टावर एंड वेयर इट इज यूज्ड, कूलिंग टावर का प्रिंसिपल क्या होता है, इवेपोरेशन मतलब कि साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इवेपोरेशन ह्यूमिडिफिकेशन दोनों आपका रोल होता है वहां पर, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। देखो व्हाट इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, जो यू निकालते हैं उसका वैल्यू कैसे निकलता है, ठीक है, तो उसका रोल क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। हीट एक्सचेंजर के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूले आपको पता है हीट एक्सचेंजर अगर आपने पढ़ा होगा तो। और आपका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या होता है, एच हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या होता है एक्चुअली में, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जिसको बोलते हैं। हाउ विल यू डिजाइन हीट एक्सचेंजर, एक्सचेंजर आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर प्रोसीजर आप बता सकते हैं, पहले मैं शेल डिजाइन करूंगा, फिर ट्यूब्स की बात करूंगा, नंबर ऑफ ट्यूब्स कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे, रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, प्रोसीजर आप बता सकते हैं। व्हाट आर पैरामीटर्स यू नीड टू हैव द डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो द डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है हीट एक्सचेंजर के डिजाइनिंग के लिए, क्या आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए। तो पहला तो ये पता होना चाहिए ना कि कौन सा फ्लूइड हैंडल करना है, एंड ऑपरेटिंग कंडीशंस कितनी, कितना डिग्री से कितना डिग्री तक कूलिंग या हीटिंग करनी है हमको, ठीक है। फिर द डिजाइन ऑफ साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर आपसे पूछा जा सकता है। पैकेलेट नंबर क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आपने पढ़ा है एक्सचेंजर, अगर कन्वेक्शन आपने अच्छे से पढ़ा है तो पैकेलेट नंबर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या रोल होता है, किसका रेशियो होता है, ठीक है। और फिर आपसे आएगा कि हैव यू स्टडीड द पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मतलब पेट्रोलियम रिफाइनिंग वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर पूछेंगे वो आपसे। तो बेसिकली आपसे पूछेंगे, देखो एडीयू वीडीयू के बारे में पूछेंगे, इनका नीड क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है एडीयू वीडीयू के बीच में, ठीक है। मतलब कि कॉलम डिजाइन में क्या डिफरेंस होता है, दोनों की कॉलम में जो नंबर ऑफ ट्रेज होती हैं या जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर प्रेशर होता है वो क्या डिफरेंस होता है, पीछे ही बता चुका हूं आपको। और अगर वो पूछेंगे डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर, मास ट्रांसफर के अंदर अगर आएंगे ना, पैक्ड कॉलम और फ्लूइडाइज्ड, ठीक है ना, फिर आपका ट्रे कॉलम, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन सा बेटर होता है, ये सारे बेसिक फंडामेंटल्स हैं मास ट्रांसफर के, तो वो आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि जनरली हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर और पंप्स
के बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चंस आपके यहीं से बनने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स का भी बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया ना एसी वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे AIR 18 वाले का सिलेक्शन जो है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2020 में नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना है कि आप कितना प्रिसाइजली आंसर करते हैं। तो आपका वहाँ पर आपका ग्रुप डिस्कशन भी है और इंटरव्यू भी है। तो ग्रुप डिस्कशन में भी आपको अपने पॉइंट्स अच्छे से रखने हैं और इंटरव्यू के लिए भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मेरा जो भी हेल्प चाहिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। ये क्वेश्चंस का PDF मैं आपके पास एक बार शेयर कर दूंगा, आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, इन क्वेश्चंस का आंसर निकालने का खुद से ट्राई करिएगा, कैसे आप आंसर इफेक्टिवली कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपकमिंग इंटरव्यूज के लिए इंटरव्यू सीरीज में लेके चल रहा हूँ, तो उसको आप सभी लोग ज्वाइन करते रहिए, ठीक है। सो मेरी तरफ से सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा।